अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त आप हजरात मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत को देख रहे हैं जो मोहताज तारुफ नहीं है, इसलिए मैं मुख्तसरन बल्कि कुछ सेकंड में हजरत का थोड़ा सा तारुफ कर देता हूँ, इसलिए कि आप डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब मार देंगे तो इंशाअल्लाह गूगल में भी आपको तफसीलात मिल जाएंगी। मौसूफ ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के चेयरमैन भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे तंजीमों से और सरकारी इदारों से आप वाबस्ता हैं और वक्तन फ़वक्तन मीडिया में आप हजरात इनको देखते रहते हैं और ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करते रहते हैं। मुख्तलिफ फंक्शंस में और प्रोग्राम में भी आपकी शिरकत लाजमी समझी जाती है। मौसूफ की बेंगलोर आमद हुई तो सोचा कि जो है सीधी बात के नाज़रीन को भी जो है हजरत से इस्तिफादा का मौका मिले, तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ सीधी बात के इस छोटे से स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अभी कुछ दिन कबल जो है एक महीना पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया मिली काउंसिल का मैसूर में जो है इज्तिमा हुआ था आपका, तो इस सिलसिले में ऑल इंडिया मिली काउंसिल को एक दोबारा जान भरी जा रही है या क्या हिसाब है? इसलिए कि मौलाना अमीर शरीयत साबिक अमीर शरीयत के इंतकाल के बाद जो समझा जा रहा था कि जो है ऑल इंडिया मिली काउंसिल अपने आखिरी सांस ले रही है, लेकिन इस इजलास में जो साबित कर दिया कि वो दोबारा उमड़ करके आ रही है। ये अल्फाज के खेल है। कोई भी तंजीम अपने अगराज़ व मकासद से पहचानी जाती है और उसी से आगे बढ़ती है। तंजीम अगर शख्सियत पर कायम है तो शख्सियत को जाना है, चाहे कितनी भी हम उनसे मोहब्बत उनसे तल्लुक़ रखें। तो ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो 1992 में कायम हुई और उसी मैसूर शहर में उसकी बुनियाद पड़ी, वहाँ से आज तक कुछ कम व बेश का पहलू हो सकता है, लेकिन ये पहलू कि उसमें जान खत्म हो रही थी, नहीं जान बख्श दी जा रही है या नहीं जान डाली जा रही है, ये थोड़ा सा अपने अपने तस्वुरात जो शख्सियात के इर्द गिर्द बना ली जाती है उसकी वजह से होता है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल हमेशा मिल्लत के मसाइल से मुल्क के दस्तूर की रोशनी में कुरान और हदीस से इस्तिफादा करते हुए और तमाम इंसानी अजमत को सामने रखते हुए मुस्तकिल काम करती रही है। जब कभी इन चीज़ों पे किसी तरफ से भी अलगाव होता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, दस्तूर के ढांचे को बदलने की बात कही जाती है, जो इस्लाम का मुसलमानों का शनाख्त है उस शनाख्त पे हमले किए जाते हैं, तो उसकी न सिर्फ दिफा करने के लिए बल्कि उसकी सही चीज़ को अवाम के सामने, और जब मैं अवाम कहता हूँ तो वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, सारे हिंदुस्तान के और दुनिया के जो इंसान हैं उनके सामने हक़ाइक़ पेश हों। और ऐसा अक्सर बेशतर हुआ है कि जिसके अंदर भी सलीम उत्तबा इंसान के अंदर पाया जाता है, वो अपनी सलीम उत्तबा होने के नतीजे में हमेशा साथ देता है और बड़े बड़े मसले को भी सुलझाने में कामयाबी मिली है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैसूर में मजीद अज़्म को दोहराने की बातें हुई, ताकि हम उस अज़्म को आज के मौजूदा हालात में जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के हमले हैं, हम अपने अज़्म को, अपने इस्तेहकाम को, मुसम्मम इरादे को का एक तजदीद करें कि हम हर वो चीज़ जो दस्तूर ने कहा है, दस्तूर हिंद में भी और दस्तूर मिली काउंसिल में भी, उसके मुताबिक काम को आगे बढ़ाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर जहाँ उसकी बुनियाद पड़ी थी, दस्तूरी बुनियाद, वहाँ एक नया जज्बा, नया वलवला, नया जोश, नया खरोश, नई सोच
और नए मुस्तकबिल को बनाने, आगे बढ़ाने, उसको लोगों तक पहुंचाने का अज़्म मुसम्मम इरादे के साथ लोग वहां से उठे हैं। उम्मीद करता हूं मैं कि इंशाअल्लाह आइंदा ये काम और बेहतर तरीके से होगा। वो तो बात सही है, लेकिन ये इस वक्त जो मुसलमानों की नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि इंसानियत के हालात इस वक्त हिंदुस्तान में बड़े ख़राब चल रहे हैं, इसलिए कि मुसलमान लफ्ज़ जोड़ूँ तो शायद वो महदूद हो जाएगा, इसलिए कि कटवा में इस वक्त जो कश्मीर में पेश आया है, या फिर आप समझेंगे उन्नाव में, और आज की ताज़ा खबर है कि जो है इटावा, यूपी के इटावा में फिर एक 8 साल बच्ची को शादी की तकरीब के दरमियान ये हिंदुस्तान किस जानिब जा रहा है? क्यों एक 8 बच्चियों को एक इस तरह का जो है, ये क्या सोच बदल रही है या इंसान बदल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बात बहुत सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी तंजीम की जो दस्तूर के अगराज और मकासिद होते हैं उससे चीज़ें पहचानी जाती हैं, उसी की बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं। मुसलमान जैसे को अल्लाह तबारक ताला कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, उसको एक पूरा एक इस आयत में पूरी क्या काम उसके सामने है, कैसे बनी नौ इंसान के बीच में काम करना है, वो पूरे अल्लाह तबारक ताला ने हिदायत दे दी है। जो मुल्क में हो रहा है उसमें होने में तंजीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तंजीम आरएसएस ने बहुत सारी वक्तन फवक्तन अपनी पार्टी बनाई, कभी जनसंघ था, अभी बीजेपी है। आरएसएस का असल जो दस्तूर है वो मनुस्मृति को लाना, और वो मनुस्मृति इंसान को बराबर नहीं देखना चाहती है, और उसके तस्वुर में सारे इंसान बराबर नहीं हो सकते। और इसीलिए जो उनके वीर सावरकर की जो किताब है जिसमें उन्होंने जो कुछ कश्मीर में हुआ, उनकी किताब में वो बाज़ाब्ता उसका डिस्क्रिप्शन है, वो उसके एक काम में एक टूल है कि कैसे डीमोरलाइज बिलखुसूस मुस्लिम और दीगर कम्युनिटीज, और उसमें छोटी जातें भी आते हैं, जिसमें अभी वहाँ कश्मीर हुआ, उन्नाव में हुआ और कई जगह वाक़यात हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हुआ है। आप इसको देखें कि जब पार्लियामेंट के पहले उसमें जाने के बाद उस खातून ने जो मुसलमानों के बारे में एक इतना ख़राब लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रामज़ादा और दूसरा लफ्ज़, कि कोई आदमी उसको बोल नहीं सकता। तो ये उसकी तरबियत थी, उस तरबियत का रिफ्लेक्शन उसके ज़बान पे आया। यही तरबियत अभी सामने आया कि मासूम 8 साल की बच्चियों को मंदिर में छुपा करके, और उसमें जो अवाम के नुमाइंदे की शक्ल में, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मंदिर, पार्लियामेंट को मंदिर के तौर पे कहा था, उनके लोग जो इलेक्शन जीत के आए हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, और उसमें कहीं शर्मिंदगी नहीं, उसकी हिफाजत के उसके सपोर्ट करने के लिए प्रोटेस्ट हुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफ की बात कि प्रोटेस्ट का एक तो आम आदमी है जो किसी दबाव में हो सकता है, मगर उकला जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे कोर्ट में वो मुकदमा लड़ता है और जायज और नाजायज माल कमाता है, वो भी प्रोटेस्ट में शामिल होता है। तो ये तरबियत का हिस्सा है, और ये तरबियत में अभी जो कुछ भी जितने भी आने वाले इलेक्शन हैं उसमें ये सारी चीजें और उभरने के खतरात हैं। और चूंकि इस बीच में ये जो पुलिस होती है,
जब जैसे अभी 50 फॉर्मर IAS ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिख के भेजा है, वो इस बात का रिफ्लेक्शन है कि उन 50 IAS ऑफिसर को कभी ये तस्वुर नहीं था कि वो मुल्क जो आज़ाद हुआ, अजीम शान कुर्बानी दे करके हिंदुस्तान के हर शहरियों ने जो भी उस वक्त थे और हर मज़ाहिब के मानने वाले ये फर्क किए बगैर कि ये मुल्क किस बुनियाद पे बनेगा, सब ने आज़ादी के लिए लड़ाई की और उसके नतीजे में सब ने वो दस्तूर को कबूल किया जिसमें यही कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहां ये नहीं कहा आई द ब्राह्मण, आई द मुस्लिम, आई द फला। तो ये सब ने माना। जब सबके सामने ये बात आई तो वहां जब ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल हुए, ऐसे चीजें हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोशी अख्तियार किए रहे और कुछ दिन के बाद बोले भी तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पूरे मुल्क में अगर आप सर्वे करें, अगर खौफ सर्वे के दरमियान लोगों के पास खौफ न हो तो साफ नजर आएगा कि जब जब कोई बात ऐसी हुई है, प्राइम मिनिस्टर अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं, मगर जब जिस दिन वो चुप्पी को तोड़ते हैं उसी दिन कोई दूसरा वाकया हो जाता है और कोई एक्शन नहीं होता। तो ये एक आप बड़े जुमले, बड़ी बुलंद आवाजें, मगर एक्शन फ्री हो तो उसका एक साइकोलॉजिकल और सोशल इंपैक्ट ये पड़ता कि जिस महकमे जिसको हम पुलिस कहते हैं, पुलिस का रोल ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। जब वो लॉ एंड ऑर्डर, जब मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स कोई एक्शन नहीं लेते तो एक साइकोलॉजिकल उस पर दबाव पड़ता कि हम जो पावर में है उन्हें खुश कैसे रखें। और जब खुश रखने की बातें होंगी तो फितरी तौर से लॉ अपनी जगह पर रहेगा मगर ऑर्डर नहीं रहेगा, कानून अपनी जगह पे होगा मगर इंसाफ नहीं आएगा, कोर्ट अपनी जगह पे कायम रहेगा लेकिन वहां जो चीजें पेश की जाएगी वो सही नहीं पेश की जाएगी, जिससे इंसाफ भी लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा। तो इसकी इंतहा क्या है? इसकी इंतहा यह है कि इस मुल्क का हर शहरी इस बात को खूब समझ ले कि जब दस्तूर हिंद बना था तो उसके 4 अहम सुतून थे जिसको हम दिबाचे में सब कुछ रखा है। और वो दिबाचा कहता है कि इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस और जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये 4 उसका मेन हिस्सा है। उस चारों को बरकरार रखने के लिए जज्बात में आकर अपने वोट को न दे, वो ये देखे कि कौन है मुख्तलिफ पार्टियों में जहां इन चीजों को बरकरार रखने के लिए ईमानदार है। कमोबेश तो हो सकता है लेकिन खुल्लम खुल्ला यानी मनुस्मृति और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। तो हर शहरी जो वोटर्स हैं उस वोटर्स को दस्तूर, डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि वहां खामोश इनकलाब आता है और वो इनकलाब अब अवलियों के जरिए या जब वोट्स दे, जिसको कहेंगे वोट डाल करके इनकलाब लाया जाता है। आम इंसानों के पसंद दस्तूर की रोशनी में मुल्क के मुस्तकबिल की तरक्की के लिए, भाईचारगी को बुलंद बनाने के लिए, नफरत की आग को मिटाने के लिए, भाई भाई मिल के रहे तरक्की के राह को हमवार करने के लिए ऐसे
जो मुनासिब हो उसमें इस भक्त टाइप की चीज न बने, अंधा गूंगा बहरा होकर के न चले, चूंकि वक्ती तौर पे उसे कुछ फायदा हो जाता होगा, मगर उसका मुस्तकबिल में मुल्क में रहने वाले अफराद का, मुल्क में रहने वाले कंपोजिट कल्चर का, जो मुल्क पूरी दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल बन सकती है, उसका नुकसान होता है। तो इसलिए हल जो दस्तूर ने दिया है, दस्तूर हिंद ने, वही हल का इस्तेमाल करते हुए जो हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में जज्बातियत से हटते हुए, अच्छाई मुस्तकबिल की समझते हुए, तमाम मुल्क के अच्छाई के लिए भी और तमाम इंसानों की भलाई के लिए भी अगर सही तौर पे अकल का इस्तेमाल करते हुए, पैसे का नहीं, खरीदो फरोख्त का नहीं, कोई मुख्तलिफ बहाने से, हीले से, जुमले और झूठ और बेशुमार चीजें बड़े बड़े दावा करें, उसके धोखे में आए बगैर, तभी जाकर के ये इसका हल निकल सकता है। तो आपने जो ये इलेक्शन का और इंतखाबात का जिक्र छेड़ा है, अभी आप जानते हैं कि मई के महीने में हमारे कर्नाटक के भी इंतखाबात होने वाले हैं। इसमें लोग कहते हैं कि बराह रास्त बीजेपी और कांग्रेस के माबैन मुकाबला है, लेकिन मैं कहता हूं कि सहरुखी मुकाबला है, इसलिए कि जेडीएस ने भी जो है मकामी जितनी भी पार्टियां हो सकती हैं, वो चाहे मायावती की हो या फिर अभी कल ही असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि जेडीएस के साथ जा रहे हैं। इन तमाम चीजों में आप हमारे, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मुसलमानों को आपकी जानिब से या मिली काउंसिल की जानिब से क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मिली काउंसिल की तरफ से सिर्फ मुसलमानों को पैगाम हम नहीं देते जी, चूंकि जमहूरी निज़ाम में चाहे वो कोई भी मजहब और नजरियात के मानने वाले हों, सभी के वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी के वोट्स के जरिए ही हुकूमत बनती है, इलेक्शन मुकम्मल होता है और उससे रिजल्ट आते हैं। तो पहला हिस्सा ये है कि हम पूरे कर्नाटका के लोगों से, चूंकि कर्नाटका अल्हम्दुलिल्लाह समझा जाता है कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों में आगे है, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, बिजनेस भी ज़्यादा है, तालीम भी ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों का फितरी नतीजा ये माना जाता है कि वहाँ अकल भी है, फरासत भी है, समझ भी है। और इस मौके पे सबसे बड़ा इम्तहान इसी अक्ल, फरासत और समझदारी का हुआ करता है। अगर इस मौके पे जज्बातियत के रौ में बह गए तो वो सिर्फ 5 साल प्रोग्राम नहीं होता है, वो आप बुनियाद डाल देते हैं कि वो गलत लोग जो आ जाएंगे पावर में, उन गलत लोगों से गलत काम ही होगा, कोई अच्छा काम नहीं हो पाएगा। और हम देख रहे हैं जहां जहां 21 स्टेट्स में एक पार्टी की हुकूमत हो गई, कहीं खैर की खबर नहीं आ रही। तो जब आंखें खोल के रखेंगे तो बात समझ में आए। तो पहला पैगाम इस स्टेट के सारे वोटर्स के लिए है कि मेरे भाई और बहनों, जज्बातियत के रौ में मत बहो, अंधे गुंगे बहरे फॉलोअर्स मत बनो। इस स्टेट का खास तौर से और बमाने दिगर मुल्क को भी सामने रखते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, जिसमें ये बात बहुत अहम है, तरक्की के कुछ पहलू कमोबेश हो सकते हैं, मगर अमन रहना, कायम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टेट में अमन नहीं है तो उसके अंदर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं डेवलप होती, उसके अंदर वो जो मोहब्बत का पैमाना होता है वो एक दूसरे के सामने नहीं पेश किया जाता है। शक व शुबहात की बुनियाद पे बहुत से लोगों को खून का जायका पसंद आने लगता है, बजाय कि वो पानी से या मोहब्बत के कुछ गिलास दे जिसमें जूस भी हो सकता है, वो आए, वो नहीं आता।
तो इसलिए ये एक पैगाम है। दूसरा पैगाम ये है कि चूंकि मुसलमान यहां भी, इस स्टेट में भी अकलियत है, अकलियत की सबसे बड़ी कुव्वत दस्तूर और कानून होता है, और दस्तूर और कानून को अगर नहीं बचाया तो आपको कमजोर कर दिया जाएगा और आप उसके नतीजे में बहुत सारे खमियाजे भुगतेंगे। सिर्फ अपने अंदर इस सोच को महदूद न करें, बल्कि इस सोच के साथ दलितों से, कमजोरों से, दीगर पसमानदा लोगों से, दीगर अकलियतों से मुलाकात करें, उन्हें बताएं कि ये डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, और बाबा साहब अंबेडकर की चेयरमैनशिप में जो दस्तूर बना था वो क्यों बहुत जरूरी है, क्यों उसकी हिफाजत की जरूरत है। ये जितना महफूज होगा उतना देश भी महफूज होगा, जितना देश महफूज होगा उतना तरक्की की राहें हमवार होंगी। तो मैं ये दोनों पैगाम बैक वक्त यहाँ के वोटर्स को दे रहा हूं कि पढ़े लिखे होने के नाते में भी आप जज्बातियत में बहे बगैर अपने वोट्स का सही इस्तेमाल करें। और अक्लमंदी ये नहीं है कि जो चीज आप सच समझे वो आप सीधे में महफूज कर लें या खुद इस पर अमल कर लें। अक्लमंदी यह है कि जिसे समझे, सच समझे, वो दूसरों तक भी पहुंचाए ताकि वो सच मल्टीप्लायर इफेक्ट डाल सके और नतीजा खेज इलेक्शन का नतीजा बेहतर से बेहतर आ सके और इस स्टेट का मुस्तकबिल और बेहतर हो सके। उसी के हिस्से में फिर मुल्क के भी मुस्तकबिल बेहतर बनने के इम्कान हो जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो है, ठीक है मिली काउंसिल तो अपनी मंजिल की तरफ रवां है, नेक्स्ट क्या है? मिली काउंसिल का नेक्स्ट हिस्सा यह है कि इस मुल्क के सारे नौजवानों को ये बताना जरूरी है कि जो भी सही मजहब की तालीम होती है उसमें इस्लाम भी है, उसमें दस्तूर में जो बातें हैं वही 4 चीजों की अहमियत है: इंसाफ, बराबरी, लिबर्टी और भाईचारगी। इसको फैलाने के लिए फैल जाओ, और इसको जितना फैलाओगे उतना ही दुश्मनी कम होने लगेगी। इस मुगालते में मत आओ कि जो कोई पावर में आएगा तो ये सब चीज दूर कर देगा। नहीं, गलत फहमियों को दूर करने के लिए सोशल इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस्लाम बिलखुसूस हर इंसान, इंडिविजुअल इंसान की अजमत को देखना चाहता है। उस अजमत का तकाजा है कि वो हर इंसान से मिले और इस्लाम के सही पैगाम जो भाईचारगी, बराबरी, इंसाफ पर कायम है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आम नौजवान बिलउमूम और मुस्लिम बिलखुसूस अपने जिंदगी का एक मकसद तय कर ले, जिंदगी मुस्तकबिल के लिए ये बना ले कि हम एक भी ऐसा इंसान नहीं रहे जिसके सामने अमन व आश्ती का पैगाम जो दस्तूर हिंद का भी है और इस्लाम का भी है उसको हम न पहुंचा सके। ये जब आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपस में भी इत्तेहाद पैदा होंगे और पूरे जो सोसाइटी है उसमें इत्तेहाद पैदा होंगे और जो इंसान है उनके बीच में पैदा होंगे, तो बेहतरी की तरफ हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप चाहें तो ये ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से दें या फिर आप इंडिविजुअली अपनी जाती तौर पे दें?
इसलिए कि इस वक्त जैसे आपने मुगालते का इस्तेमाल किया लफ्ज़ का, उसी तरह मुसलमान इस वक्त जो है अफरा तफरी के माहौल में है कर्नाटक में। उसकी वजूहात बहुत सारे हैं, उनमें से लेकिन जो मेन स्ट्रीम में नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस है, दूसरा जेडीएस है। अगर आपसे कहा जाए कि इन दो पार्टियों में चुने कोई खास मकसद, इसलिए कि कोई खुलकर के नहीं बोल रहा, मैं साफ आपसे बोल रहा हूँ। हमारे उलमा इकराम खिताबात में जरूर बोलते हैं कि आप मुत्तहिद होकर के वोट दें, लेकिन कोई इशारा नहीं कर रहा है कि भाई किसकी तरफ दें। इसलिए कि पास जगह आप जाएंगे, मिसाल के तौर पर अभी हालिया जो है एसडीपीआई ने 5 जगहों पर जो है इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है। उस जगह से अगर 2 मुसलमान आते हैं तो वो किसको चुनेंगे? सर्वमन नगर का आप मिसाल ले लीजिए, बेंगलुरु में डॉक्टर अनवर शरीफ साहब हैं, उनके मुकाबले में एसडीपीआई के लीडर हैं। और फिर कांग्रेस से अगर बात करें तो जो है एक हमारी ईसाई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जॉर्ज। यहाँ अक्सर ऐसे आप बहुत सारी चीजों में, आप मैसूर में भी देख लीजिएगा, मैसूर में भी जो है एसडीपीआई के मुकाबले में जो है हमारे हालिया एक एमएलए सीट उनके मुकाबले में, तो बहुत सारी कंफ्यूजन में ऐसे में कोई सही रहनुमाई नहीं कर रहा। मैंने खुद इलेक्शन के बारे में मैंने सीधी बात कही जिसको लाखों लोगों ने भी देखा, अभी भी देख रहे हैं, अब बल्कि लगता है कि इलेक्शन पार होने तक वो कई लाख निकल जाए। उसमें भी मैंने फैसला नहीं सुना। फैसला कैसे सुना है? ये भी आ गई और जो है चलिए एमआईएम का असुद्दीन ओवैसी का डर था, वो जेडीएस से मुलाकात कर ली। जो है बम्बनहल्ली बाबू के नाम से एक आदमी थे, वो भी चलिए जेडीएस के साथ मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। दलित की जो वोट जेडीएस ने खींच लिया। कांग्रेस की सतह पर देखा जाए तो जो है बज़ाहिर महसूस होता है कि कांग्रेस थोड़ा स्ट्रांग लग रही है, लेकिन कांग्रेस को जिस अंदाज में बदनाम किया गया है या हालिया जो वाकयात पेश आए 70 सालों में और दिल्ली से यहाँ से वहां से जो बयानात आ रहे हैं कांग्रेस की पिछली तारीख को देख करके, उसको लेकर भी बदजन हो गए मुसलमान। तो अब सिलेक्शन में जरा ये हो रहा है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? देखिए बहुत साफ लफ्जों में है, इलेक्शन इसी उलझनों का नाम है और इसी पेचीदगी का नाम है, वरना सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम होता तो उलझन कभी नहीं होता, चाहे इसको देना है या उसको देना है। मल्टी पार्टी सिस्टम है तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ये उलझने आएंगी। अब मैंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किया है, सलीम उत्तबा। क्या वोट डालने वाला सभी के सभी अंधे बहरे गूंगे होंगे, या वो ये समझेंगे कि पूरे कर्नाटका के माहौल में कौन सी पार्टी बेहतर होगी? इसी का दूसरा हिस्सा है, एक हुआ स्टेट लेवल पे जिसको आप मैक्रो लेवल कहें, जहां मैक्रो लेवल पे वोटर्स को ये गौर करना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है शिकवा शिकायत के बावजूद आज के सूरत हाल में वो बेहतर हो सकती है, तो ओवरऑल उसकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए आपसी गुफ्तगू में भी। दूसरा हिस्सा माइक्रो लेवल, कंस्टिट्यूएंसी ए है, बहुत छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी है, उस कंस्टिट्यूएंसी में जो दीगर सेकुलर सो कॉल्ड पार्टी है उसमें कैंडिडेट ए बी सी किसी कंस्टिट्यूएंसी में उनके कुछ काम, उनके कुछ तरीक़ेकार ऐसे हैं कि लगता है कि ये उनको सपोर्ट दिया जाए तो वो जीत जाएंगे, जिसे मिली काउंसिल ने बहुत पहले एक लफ्ज दिया था टैक्टिकल इलेक्शन, ये सिर्फ मिली काउंसिल ने दिया था। तो ये बहुत कम इसको इस्तेमाल की जरूरत है, होगा कहीं पे, ये मुमकिन नहीं है कि अहमद का दोस्त रहमत है और उस अहमद को मालूम है कि बहुत अच्छा काम रहमत ने किया है, तो उसको कहना बड़ा मुश्किल होता है कि रहमत को छोड़ दो। मगर मैक्रो लेवल पे माहौल को बनाया जाता है तो माइक्रो लेवल पे भी सोचने में मजबूर होते हैं। जोर क्या चल रहा है कि हर आदमी माइक्रो लेवल पे पहले बात कर रहा है, जिसमें आपने मुख्तलिफ पार्टीज का नाम लिया। वो माइक्रो लेवल पे तो ठीक हो सकते हैं,
कंस्टिट्यूएंसी 2, 4, 5, 7 जितने भी हैं, मगर माइक्रो लेवल पे जो पहले आपने जो बात कही है, वो माइक्रो लेवल को जितना मुस्तहकम करेंगे उतना आसानी से आपको हल मिलता चला जाएगा, और जितना माइक्रो लेवल को मजबूत करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप देखें कि जब हवा का रुख होता है तो उसमें गर्दो गुबार के साथ पत्ते भी उड़ते हैं, यानी छोटी छोटी कंकड़ी भी उड़ती हैं, माहौल बनता है, वो तूफान कहलाता है। जब तूफान ठंडा कम होने लगता है तब जो है से बहुत सी चीजें साफ नजर आने लगती है। तो इसलिए जो इस तरह के स्ट्रॉम को बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिससे मुकाबला है वो दस्तूर, बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर पर यकीन ही नहीं रखता है, तो हमें उसे बचाना बहुत जरूरी है। और उनके इल्म का सबसे ज्यादा हिस्सा है कि कैसे नफरत को फैलाया जाए, और उनके हुनर का सबसे ज्यादा हिस्सा है कि कैसे गंदी चीजों को, जैसे कश्मीर में और मुख्तलिफ चीजों में हुआ है, कि वो उसको साइकोलॉजिकल टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करके उस हुनर का इस्तेमाल करें। तो ये तो आम आदमी को सोचने की जरूरत है कि इल्म वो जो नुकसानदेह है और हुनर वो जो नुकसान पहुंचाने जा रही है। अगर हम इसमें फर्क नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत ही नहीं थी फिर। तो इसलिए कर्नाटक के आम वोटर्स के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि हम दस्तूर के वो अहम हिस्से को, वो चारों जो उसकी मेन पार्ट है दिमाचे में, उसको असल मुद्दा बनाए, या ये छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बना करके इलेक्शन लड़े। तो ये वोट जितना हमारा तकसीम होगा उसका फायदा जाहिर है कि जब हमारा वोट तकसीम होगा तो दूसरे को फायदा होगा, और वो हर तरह की कोशिश होगी। इलेक्शन में वो हथकंडे कुछ लोग इसी के माहिर होते हैं कि खूब झूठ बोला जाए, खूब जुमलेबाजी की जाए, खूब वादे किए जाए, मुख्तलिफ लोगों को खड़ा किया जाए, चाहे औरत हो या मर्द हो, इस बहाने उस बहाने उसको खड़ा किया जाए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो वोट जो सोच समझ रखने वाले, इंसाफ पसंद लोग, अच्छे लोग, दस्तूर के मानने वाले लोग का वोट बट जाए, और जितना बटेगा उसका नुकसान यहाँ के शहरियों को, वोटर्स को और मुस्तकबिल को होगा। नाज़रीन, जवाब ये शायद आपको वाज़ेह ना लगे, लेकिन इसका साफ बता दूं कि जो है हजरत का कहना यह है, बिलखुसूस कर्नाटक के हमारे नाज़रीन सुन लें, कि जो है इस वक्त मसाइल जो घरेलू और मकामी सतह के हैं उससे बढ़कर की जो है मरकजी सतह पर जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो सबसे बड़े हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को फैसला लेना होगा कि हमको किस पार्टी के साथ जाना होगा, और मरकज में जो लोग शरारत करें उसका मुकाबला कौन सी पार्टी कर सकती है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। तो हजरत का यही कहना है, इसलिए कि साफ तौर पे कैमरा में कोई भी पार्टी नहीं बोलती कि किसके साथ जाना है, लेकिन हजरत के अल्फाजों को और उनकी जो सोच है, उनकी जो चीज़ें हम लोगों के सामने रखी उसको समझेंगे तो फैसला लेने में हमें बहुत आसान होगी। नाज़रीन, वक्त हो रहा है, बुजुर्ग आप तशरीफ लेके आए हमारे स्टूडियो में, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और इजाज़त है, फिर किसी शख्सियत के साथ और मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।